कैसे डिसाइड किया कि ओके आई विल गो फॉर मेडिकल फील्ड? वेरी एड हॉक। ऐसा क्या स्टेट ऑफ माइंड था, क्या थॉट था, क्या रीजन था कि आपने पहले एक एस्टेब्लिश्ड करियर ऑफ अ डॉक्टर छोड़ के यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करी एंड उसके बाद यूपीएससी की एज अ सिविल सर्वेंट छोड़ के आपने नेक्स्ट अपने करियर की या अपनी लाइफ के पर्पस को सॉल्व करना शुरू किया? सो व्हाट मेड यू पिवट? स्टूडेंट को या एस्पिरेंट को कैसे डिसाइड करे वो कि मुझे कोचिंग लेनी चाहिए कि मुझे सेल्फ स्टडी करनी चाहिए? किसी भी डिग्री के साथ करो, जॉब के साथ करो, बट डू इट व्हेन यू हैव दैट इंटीग्रेशन। क्या है 3-4-5 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपके पर्सपेक्टिव से, जो जज करी जाती हैं एक इंटरव्यू में? देयर आर सम कैंडिडेट्स यू मीट, यू फील लाइक कि इसको तो ऑफिसर होना ही चाहिए। ओवर थिंकिंग को डील करना सबसे मुश्किल काम है। पेरेंट्स का क्या रोल रहना चाहिए जब अगर उनका बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है? बचपन में क्या एस्पिरेशन थी? बहुत सारी एस्पिरेशंस जैसे कि मुझे तो लगता है मुझे सब बनना था। जितने प्रोफेशंस होते हैं, फ्रॉम पायलट टू एक्ट्रेस टू इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, टू एवरीथिंग, टीचर, सब जो मैं देख लेती थी मुझे सब बनना होता था। बट फिर कैसे डिसाइड किया कि ओके आई विल गो फॉर मेडिकल फील्ड? वेरी एड हॉक एंड वेरी रैंडम। इट्स अ फनी स्टोरी। मुझे बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था बचपन में ना, ऐसे स्टेथोस्कोप लेके जो फैमिली डॉक्टर थे तो ऐसे सबको चेक करते थे, तो घर वालों ने ऐसे कहना चालू कर दिया कि बड़े होके डॉक्टर बनेगी, है ना। बहुत ज़्यादा मुझे कोई ऐसे बहुत ज़्यादा एस्पिरेशन खुद नहीं था कि यार बनना है या ऐसा वगैरह। आई वॉज स्टिल एक्सप्लोरिंग एंड टिल 10th ऑल्सो आई वॉज एक्सप्लोरिंग, बट आई टुक PCMB। PCMB क्यों ले लिया? क्योंकि आई वॉज स्टिल एक्सप्लोरिंग कि इंजीनियर बनना है कि डॉक्टर बनना है ना, दोनों के ऑप्शंस खुले रहने चाहिए। तो फिर 12th के बाद PCMB जब मैंने लिया तो उस दौरान एक्चुअली एक फ्रेंड ले रहा था। तो उसने बोला बहुत डिफ़िकल्ट है, तो उसने स्विच कर लिया कॉमर्स में। तो मैंने कहा इतना कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, करके देख लेते हैं। तो मैंने ऐसे ही ले लिया, बस जस्ट लाइक दैट। फिर वहाँ से फिर मेडिकल की जर्नी स्टार्ट हो गई। शुरू में करियर एस्पिरेशंस के पीछे एक रीजन होता है सोसाइटी एंड रिस्पेक्ट, यस, राइट? सो क्यों हमारी प्रोग्रामिंग ऐसे होती है, क्यों हमारा बचपन ऐसे बीतता है कि हमारे करियर चॉइसेस इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस इंटरनल डिज़ायर से नहीं होते और सोसाइटी एंड रिस्पेक्ट रीज़न बनते हैं, और बाद में बहुत बार आपने तो रिस्क लिए, आपने तो पिवट किया। बहुत लोग एक करियर पकड़ते हैं और वो छोड़ना मुश्किल नहीं होता और एक अनसेटिस्फाइड या नॉन फुलफिलिंग लाइफ भी जीते रहते हैं 40-50 साल। मतलब मेजर पार्ट ऑफ देयर लाइफ गोज अनफुलफिलिंग कि ये मुझे करना अब नहीं है। 4 साल बाद लगा ये अब नहीं करना, ये मेरे मतलब की चीज़ नहीं थी, बट 40 साल करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को कभी इस एंगल से, मतलब हाउ कैन दिस बी सॉल्व? लोगों की लाइफ है ये, वो मजाक नहीं है ना, 50 साल बीत जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा पहला कारण जो मुझे लगता है वो है कि अवेयरनेस नहीं है। मुझे ही नहीं थी। खैर हम तो चलो मिडिल क्लास फैमिली से, मतलब नॉर्मल फैमिली से आते हैं। मैंने तो बहुत एजुकेटेड फैमिली के बच्चों को अब देख लिया। दे डोंट हैव एन अवेयरनेस कि कितने करियर्स हो सकते हैं, क्या क्या करियर्स हो सकते हैं, और उन्हें लाइफ कौन सी जीनी है ना। जैसे हर प्रोफेशन की अपनी एक लाइफ होती है। जैसे कि एक पुलिस की लाइफ अलग है, उसके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस अलग हैं, उसके बर्डन्स अलग हैं, है ना। आप कंटेंट क्रिएटर हो, आपकी लाइफ के पर्क्स, प्रिविलेजेस एंड बर्डन्स अलग हैं। सिमिलरली अ डॉक्टर, सिमिलरली अ CA, सिमिलरली अ सिविल सर्वेंट, एवरीवन विल हैव देयर ओन बैगेज, जिसमें पर्क्स भी होंगे, प्रिविलेजेस भी होंगे और बर्डन्स भी होंगे। नाउ पीपल डोंट नो दिस बैगेज। उनको पता ही नहीं कि इसके अंदर क्या क्या है। और जो ऑप्शन पहले नज़र आता है या जो किसी चांस एनकाउंटर हो जाता है ना, किसी ने एक अच्छे डॉक्टर को देख लिया जिसकी बड़ी अच्छी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी थी, तो वो डॉक्टर बनने लग जाता है, ये जाने बिना कि क्या उसे वो एक्चुअली लाइफ चाहिए भी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये डिकोड कर पाएँ कि क्या हमें वो लाइफ चाहिए भी, पर्क्स चाहिए वो वाले, क्या वो बर्डन चाहिए, क्या हम झेल सकते हैं वो बर्डन। तो वो पहले डिकोड होना चाहिए करियर चॉइस करने से पहले। बट प्रॉब्लम इज़ दैट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मोस्ट ऑफ द किड्स टू नो दैट। क्यों? कहाँ पता चलता है? हम जैसे बच्चे होते हैं, वो कितने पायलट से मिले हैं? पायलट नाम सुना है, मूवी देखी है ना, उसकी ग्लैमरस साइड उसकी ग्लैमरस साइड देखी है, रील्स में। सिविल सर्विसेज के कितने लोग सिविल सर्वेंट से मिले हैं?
बस रील्स में ज़्यादातर चीज़ें देखी हैं, पढ़ी हैं। उसी तरीके से डॉक्टर से मिले हैं, लेकिन वो भी कितना पर्सनली जानते हैं। वो कहाँ जानते हैं कि कई बार अगर एक्सीडेंट केस आता है तो रात को भी भागना पड़ता है। कई बार आपके बच्चे का बर्थडे है लेकिन केस आ गया, आपको भागना पड़ता है। हाँ? तो वो जो बोथ साइड्स, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, वो बहुत अच्छे से बच्चों को नहीं पता चलती। तो इसीलिए इम्पल्सिवली, इंस्टिंक्टिवली, सेरेंडिपिटी, चांस एनकाउंटर्स से जो पहले समझ में आता है उसको वो लोग चूज़ कर लेते हैं। फिर एक बार आप चूज़ कर लेते हो, वहाँ से आया सोसाइटी का। आपने एक बार कह दिया मुझे डॉक्टर बनना है, बस अब तो रिश्तेदार पता पूछ पूछ के परेशान कर देंगे कि और डॉक्टर साहब आपने कह दिया मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, अगले दिन से आप कलेक्टर हो घर के। तो फिर आप उसके बाद चेंज करना शुरू हो जाएंगी, वैलिडेशन सीकिंग शुरू हो जाएगी। फिर आपके लिए चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप तो बन गए ना कलेक्टर, अब और कैसे कुछ कर सकते हो। आपके लिए दूसरे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बट आई थिंक जब आज की डेट में इंफॉर्मेशन का इतना एक्सेस है, तो पहले के टाइम पे मैं फिर कहूंगा कि ब्लेम जाएगा कि भाई ऐसे रिसोर्सेज नहीं थे, अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। आज के टाइम पे शायद एक मोबाइल फोन लेने में जितना टाइम स्पेंड हो रहा है कि कौन सा अच्छा है, क्या फीचर है, दोस्त ने लिया, 4 लोगों को पूछना, या लैपटॉप लेने से पहले पूछना, उतना बहुत सारे लोग, मैं आई वोंट से 100%, बहुत सारे स्टूडेंट्स उतना टाइम अपने करियर को चूज करने में भी नहीं दे रहे। यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू कि पहला तो अवेयरनेस नहीं है, दूसरा अवेयरनेस लेने की इच्छा भी थोड़ी होनी चाहिए। सो आई रिमेंबर एक बार एक कॉन्सेप्ट, मुझे याद नहीं था, बट शायद मैंने 2015 में पहला पॉडकास्ट किया था, हो सकता है वो इंडिया का पहला पॉडकास्ट हो। सो आई वाज सिटिंग विद वन करियर काउंसलर, तो मैंने कहा एक मिलके वीडियो शूट करते हैं। सो ही गिव वेरी नाइस कॉन्सेप्ट कॉल्ड करियर इंटर्नशिप, कि एक स्टूडेंट जब स्कूल में है तो वो जो 8-10 करियर्स के बीच में कंफ्यूज्ड है, उसके ऊपर एक एक फाइल बनाए और अपने सर्कल में पूछे कि मेरे नोन में कोई डॉक्टर है, पापा का दोस्त, चाचा का दोस्त, कोई तो डॉक्टर होगा, कोई सिविल सर्वेंट है, तो उनसे पूछो उनकी जिंदगी कैसी बीत रही होती है, दिन कैसा होता है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। राइट, एग्जैक्टली आपने यही कहा कि उसके पर्क साइड पता है, डार्क साइड नहीं पता, एंड वो अंदर जाके पता चलती है और फिर एक अनसेटिस्फाइंग लाइफ शुरू हो जाती है। सो आई थिंक ग्रेट मैसेज फॉर एवरीवन के स्पेशली दोज हु आर चूजिंग देयर करियर, do a very thorough research of the good side and the dark side, and if you can relate with that कि ये डाउन से भी मुझे प्यार है, फिर अब से तो हो ही जाएगा। हाँ, exactly. Right. जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो जो मैंने देखा कि आप डॉक्टर बने, और हमारे देश में बहुत सारे लोगों का सपना होता है डॉक्टर बनना, राइट, और बन बहुत कम लोग पाते हैं, राइट, हर कोई तो नहीं बन पाता जो सोचता है बचपन में कि डॉक्टर बनना है। आप डॉक्टर बने, आपने प्रैक्टिस किया, राइट, उसके बाद आपने एक पिवट लिया कि मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, राइट, तो आपने वो फील्ड छोड़ा और आईएएस की तैयारी करनी शुरू कर दी। अब आईएएस एक ऐसा फील्ड है, यूपीएससी एक ऐसा फील्ड है जिसमें लाखों लोग अटेम्प्ट करते हैं और बहुत कम लोग बन पाते हैं। आपने वो भी क्लियर कर लिया, जो बहुत लोगों का सपना होता है आपने वो जीना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर आपके माइंड में कुछ आया कि आपने पिवट लिया, कि आपने वो आईएएस की जॉब या एक सिविल सर्वेंट की जॉब भी आपने छोड़ दी, राइट। सो मैं दोनों पिवट्स को समझना चाहूँगा कि ऐसा क्या स्टेट ऑफ माइंड था, क्या थॉट था, क्या रीज़न था कि आपने पहले एक एस्टेब्लिश्ड करियर ऑफ अ डॉक्टर छोड़ के यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करी, एंड उसके बाद यूपीएससी की एज अ सिविल सर्वेंट छोड़ के आपने नेक्स्ट अपने करियर की या अपनी लाइफ के पर्पस को सॉल्व करना शुरू किया। सो व्हाट मेड यू पिवट? आई थिंक इट्स द एवोल्यूशन, है ना, एज वी ग्रो मोर मैच्योर, मे बी आर वांट्स फ्रॉम अस, हम अपने आप से क्या चाहते हैं वो बदलता जाता है ना। जब शायद मैं डेंटिस्ट्री कर रही थी, आई एम अ बीडीएस, तो उस वक्त पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा अच्छा वही लगता था। और फिर मुझे पता चला एक एग्ज़ाम होता है सिविल सर्विसेज का, उसको देने से बहुत नॉलेज आती है, रिस्पेक्ट बढ़ जाती है सोसाइटी में। एक्चुअली शुरुआत में तो सिर्फ रिस्पेक्ट इन सोसाइटी वाज द मोटिवेटर, तब तो बहुत पता भी नहीं था कि एग्ज़ाम आखिर होता क्या है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है एग्ज़ाम दे लेते हैं, ये कुछ अच्छा लग रहा है, इट्स एन इम्प्रूवमेंट ओवर दैट। तो एग्ज़ाम दिया, AFH के सिविल सर्विसेज से मैंने क्लियर किया, ज्वाइन किया, 8 साल नौकरी करी, और उसके बाद फिर लाइफ में कुछ चेंजेस आए, जहाँ से मुझे उस वक्त लगा कि नाउ आई नीड टू मूव टूवर्ड्स अनदर गोल,
and that is the teaching, that is solving a problem in the preparation of UPSC. Maybe something was itching me कि ये education system में कुछ गड़बड़ है, and I always firmly believe कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता. So if you want to do something, you have to do something. So, जब आप कहते हो एजुकेशन सिस्टम में कोई गड़बड़ है जिसको, जो आपको एक प्रॉब्लम नजर है जिसको आप सॉल्व करना चाह रहे हो, क्या गड़बड़ आपको नजर आई? देखिए हमारे यहाँ बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं, ठीक है. ग्रेजुएशन करने के बाद जनरली गवर्नमेंट सर्विसेज में जाने के लिए या कहीं पर भी किसी भी और फील्ड में जाने के लिए उन्हें एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है ना. तो जो ग्रेजुएशन में पढ़ा और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसके बीच की एक गल्फ है, एक एरिया है जिसमें बच्चे को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती है. फिर वहाँ वो जाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास, क्योंकि ग्रेजुएशन में जो पढ़ा वो तो नहीं आ रहा ना डायरेक्ट, और जो वहाँ पढ़ा पूछा जा रहा है वो यहाँ पढ़ाया नहीं जा रहा, तो उसीलिए उसे कोचिंग इंस्टीट्यूट जाना पड़ता है. अब ग्रेजुएशन के बाद बच्चा आया है ना, उसने 1 साल 2 साल कोचिंग करी, फिर अपना पहला अटेम्प्ट दिया यूपीएससी में. पहले अटेम्प्ट में अक्सर लोगों का नहीं हो पाता क्योंकि तब तक तो समझ ही पाते हैं. दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट, 4 साल हो गए. जो बच्चा एकदम आया था फ्रेश, जैसे समझ लीजिए आईआईटी से एक बच्चा आया है, उसे आते ही 1 लाख रुपए की जॉब मिल रही थी. उसे सिर्फ इंजीनियरिंग आती थी, उससे ज़्यादा उसे कुछ आता ही नहीं था. लेकिन अब 4 साल में उसने पूरे भारत देश, इंटरनेशनल, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स, थिंकर्स, फिलोसोफर्स, ये सब पढ़ लिए. अब उसने लिखना ऐसा सीख लिया कि वो एक ही बात को एक पैराग्राफ से 5 पेजेस तक में लिख सकता है. उसने इतना अपने आप को इवॉल्व कर लिया है ना, उसके पास इतनी स्किल है. लेकिन अब अगर बाय चांस वो सेलेक्ट नहीं होता तो उस बच्चे का क्या होता है, उसके ऊपर टैग लग जाता है नॉट सेलेक्टेड. एंड नाउ व्हेन दिस चाइल्ड गोज टू द पर्सन, टू द इंडस्ट्री कि अब मुझे आप जॉब दो, वो कहता है यार तुमने 4 साल क्या किया, कोई गैप आ गया, गैप आ गया है ना, तुमने तो यार इंजीनियरिंग तब करी थी, अब क्या करोगे. अब उसके पास चॉइसेस बढ़नी चाहिए, उसकी जगह पे कम हो जाती हैं. सो आई फेल्ट दैट दिस इज़ रॉन्ग. आइदर प्रीलिम्स किसी ने क्लियर किया, उसको भी रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, यार उसने पढ़ा है इतना. किसी ने मेंस क्लियर किया, उसे रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए. बट ये काम मैं कर नहीं सकती है तो गवर्नमेंट ही कर सकती है. बट देन आई थॉट कि क्यों ना इसे ही हम डिग्री प्रोग्राम के साथ इंटीग्रेट कर दें. सो बीए के दौरान, मतलब ग्रेजुएशन के दौरान ही पढ़ो ना, वही सो दैट अलाइन हो जाए पूरा, वो फोकस आ जाए कि अब अलग अलग चीजों में यू डोंट चेज अदर मेनी रैबिट्स, यू चेज वन रैबिट. यू चेज वन रैबिट एंड यू सेव लॉट ऑफ टाइम. 3 साल में प्रिपरेशन कंप्लीट हुई, जाते ही फुल तैयारी से अपना एग्जाम दे दो. 4 साल नहीं लगाने. और अगर करना भी है तो अगर ग्रेजुएशन के बाद करना है तो एमबीए या एमए के साथ करो, किसी भी डिग्री के साथ करो, जॉब के साथ करो. बट डू इट व्हेन यू हैव दैट यू नो इंटीग्रेशन. एक स्टूडेंट को या एस्पिरेंट को कैसे डिसाइड करे वो कि मुझे कोचिंग लेनी चाहिए कि मुझे सेल्फ स्टडी करनी चाहिए? दिस इज डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल्स नेचर, है ना. पर कुछ फैक्टर्स जैसे अगर हम समझें, सो इफ़ अ चाइल्ड इज़ वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड, है ना, उसे कंसेप्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है. कंसेप्चुअली मतलब उसने किताब पढ़ी, उसे चीज़ें समझ में आती हैं, उसे और किसी भी तरीके की मोटिवेशन की, सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है. उसे पता चल रहा है उसके घर पे कोई है या कोई फ्रेंड है, रिश्तेदार है जो उसे बता पा रहा है कि है ना ये किताब पढ़ो, ये मत पढ़ो, इस तरीके से पढ़ो, इस तरीके से मत पढ़ो. और ऐसा कुछ सपोर्ट हो जो उनके आंसर्स चेक कर पा रहे हो, बेसिक मोटिवेशनल सपोर्ट दे पा रहे हो, एकेडमिक सपोर्ट दे पा रहे हो. ऐसे ऐसे होते हैं लोग, जिनके पास ऐसे लोग होते हैं. दे कैन डेफिनेटली गो फॉर सेल्फ स्टडी, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. क्योंकि चाहिए किस लिए, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एनी सपोर्ट सिस्टम. हाँ, किसी भी इंस्टीट्यूट का क्या रोल है? रोल सिर्फ इतना है कि द काइंड ऑफ बच्चा घर पे सोचता है कि मेरे को आज पॉलिटी के फंडामेंटल राइट्स पढ़ने हैं, लेकिन तभी कुछ आ जाता है, घर पे रिश्तेदार आ गए, मम्मी ने कह दिया कि अरे बेटा चाय बना ला, है ना कुछ हो गया.
या फिर आपको खुद उस वक्त पढ़ने का मन नहीं किया, आपने कहा अरे यार 2 घंटे बाद पढ़ना चालू करते हैं, तो वो डिसिप्लिन नहीं बन पाता, स्ट्रीमलाइनिंग नहीं हो पाती. लेकिन द मोमेंट यू हैव अ क्लास, यू गो, चाहे मन हो ना हो, तो एक शेड्यूल बन जाता है कि आप गए, आपने एक लेक्चर सुना, तो उसके बाद आपको जब लेक्चर सुन लिया तो नोट्स भी बना लिए, तो राइटिंग प्रैक्टिस हो गई. फिर जब नोट्स बना लिए तो प्रैक्टिस करना भी पड़ेगा क्योंकि टेस्ट दे दिया. तो इस तरीके से स्ट्रीमलाइन हो जाती है प्रिपरेशन. कोई बंदा होता है जिसे डाउट्स आप पूछ सकते हो, कोई आपके आंसर्स चेक कर देता है, ईज हो जाता है बस प्रोसेस. बट इज इट नेसेसरी? नो. विल इट ईज द प्रोसेस? यस. बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं जब हम मॉक इंटरव्यूज़ की वीडियोस देखते हैं. एंड आई डोंट नो, हमें तैयारी नहीं भी करनी उसकी, बट क्यों हम सबका इंटरेस्ट रहता है. दैट इज़ वन थिंग. शायद इसीलिए वो इतनी वायरल भी होती हैं कि इट्स नॉट जस्ट एस्पिरेंट्स वॉचिंग, लोग देख रहे हैं उसको, लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, कोई पार्टिसिपेंट से रिलेट कर रहा है, कोई इंटरव्यूअर के क्वेश्चन को आंसर करने की अपने माइंड में कोशिश कर रहा है. बट विद योर एक्सपीरियंस, क्या मेजर, मतलब मैं डूज एंड डोंट समझना चाह रहा हूँ, बट इसको हम एक फॉर्म में भी ले सकते हैं कि क्या 3-4-5 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपके पर्सपेक्टिव से, जो जज करी जाती हैं एक इंटरव्यू में. जी. So I think first is the kind of person you are, है ना, the kind of person in the sense the basic integrity. जैसे बात करके हमें पता चल जाता है कि जनरली हम लोग एक ओपिनियन बनाते हैं कि दिस पर्सन अपीयर्स टू बी जेन्युइन, दिस पर्सन डजंट अपीयर टू बी जेन्युइन. आर्टिफिशियल एंड ओरिजिनल में अंतर एक समझ आ ही जाता है. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग. And nobody wants to talk to artificial people. If somebody is very artificially bringing out answers, तो पता चल जाता है कि क्या छुपा रहे हो भाई और क्यों. So this is the first. ये लेंस डेवलप हो जाती है ओवर द टाइम इंटरव्यूज में, और इंटरव्यूअर्स आर आल्सो ट्रेन्ड टू सी. एक्सपीरियंस से हो जाता है. ये आपके साथ एक्सपीरियंस तो है ही, लेकिन अदरवाइज दिस इज अ जनरल व्हाट यू से विजन दैट वी ऑल हैव. जब आप किसी से बात करते हो, वो वाइब जो हम कहते हैं कि वाइब आ जाती है कि बंदा कैसा है, असली है कि नकली है ना. तो एक पता चल जाता है कि वो है. तो आप भी जज करते होंगे ना, जैसे आप किसी से बात करते हो, तो वही वाला एक जजमेंट. सेकेंड, द काइंड ऑफ ओपिनियन एंड आर्ग्यूमेंट्स दैट पर्सन इज गिविंग. जैसे कि अगर मैंने आपको कोई बात बोली तो उसके पीछे के रीजंस क्या हैं. तो बात बोली, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, रीजंस आर इम्पॉर्टेंट. ऑन व्हाट बेसिस? लाइक टुडे इफ एन एस्पिरेंट सेज कि भाई इंडिया में इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ऑन व्हाट बेसिस? सो गिव मी द आर्ग्यूमेंट्स, गिव मी द फैक्ट्स कि किस बेसिस पे आपने ये स्टेटमेंट बोली. तो वो जो पीछे के आर्ग्यूमेंट्स, रीजंस, फैक्ट्स हैं, वो इम्पॉर्टेंट है. ओपिनियन तो ठीक है, ओपिनियन ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वी कैन ऑलवेज डिफर, है ना. आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, या बाकियों का अलग हो सकता है, लेकिन वो आर्ग्यूमेंट्स क्या है पीछे के, लॉजिक क्या है, दैट्स इम्पॉर्टेंट. थर्ड, द काइंड ऑफ व्हाट यू से, द एटीट्यूड द पर्सन होल्ड्स. एटीट्यूड से बहुत सारी चीज़ें डिफाइन होती हैं, है ना. एक आदमी है, एक बच्चा है जो जैसे सब जगह काला ही काला नज़र आ रहा है, तो वो कहीं जाके हरा कैसे बनाएगा, है ना. एटीट्यूड कैसे इंटरव्यू में चेक किया जाता है? क्वेश्चंस, तो बिहेवियरल क्वेश्चंस जैसी चीज, behavioral questions and general questions also, like any even a simple question like what is your vision for India तो वो तो next तैयारी 10 करके years? आए होंगे ना, रट्टा लगा के आए होंगे, तो इस तरह की चीजों के वो रट्टा पता चल जाता है, तभी तो पहला वाला पॉइंट था कि असली और नकली. तो फर्स्ट क्राइटेरिया वही है, असली आंसर है कि नकली आंसर है. नकली है तो और पूछना पड़ेगा, ओके. तब और डिफरेंट तरीके से पूछना पड़ेगा. असली आंसर है तो समझ आ ही जाएगा, है ना. सो इफ यू आस्क अ किड कि भाई व्हाट इज योर विजन फॉर इंडिया फॉर नेक्स्ट 10 years, इट शोज द एटीट्यूड. अच्छा, आई विल आस्क यू, टेल मी, what do you think, will artificial intelligence end humanity? I don't think so. So isn't it telling some attitude about you? You know, attitude towards technology, attitude towards humanity, attitude towards a general life. Right.
मुझे रीजन से बैकअप भी करना चाहिए था ना. हाँ, दैट वाज एन इनकम्प्लीट आंसर. राइट. सो एटीट्यूड बेसिकली कहीं ना कहीं आंखें सच बोल जाती हैं और वो पढ़ा जाता है. राइट. हाँ. दैट्स व्हाट हाँ. वो नजर आ जाएगा. सो जितने आप ओरिजिनल ऑथेंटिक हो रियल लाइफ में तो होना ही चाहिए. तो मुझे लगता है कि इंटरव्यू में भी यही मैसेज है एक तरह का. Yes. बी रियल, बी ऑथेंटिक, बी ऑथेंटिक. Yes. दो तीन चीजें मेरे माइंड में जो पूछना चाहता हूँ. एक मैं जानना चाह रहा था कोई ऐसा किस्सा इंटरव्यूज का जो आपको हमेशा याद रहा हो. कुड बी अटपटा किस्सा और कुड बी ऐसा कोई भी कैंडिडेट या ऐसा कोई इंसिडेंट जो विच इज ऑलवेज इन योर मेमोरी या और विच स्टेड इन योर मेमोरी. नॉट ऑलवेज ऑफ कोर्स. There was a girl who was so confident in her answers that I felt that she should be an officer. And then there are some candidates you meet, you feel like कि इसको तो ऑफिसर होना ही चाहिए. तो उससे एक बार मैंने मतलब उससे बच्चे से सवाल पूछा कि अगर कोई आपकी बात नहीं मानेगा तो क्या करोगे. So she was so sure. मैम क्यों नहीं मानेंगे, अगर हम सही बात करेंगे तो क्यों नहीं मानेंगे. So that kind of a confidence कि हाँ अगर मैं सही बात कर रही हूँ तो क्यों नहीं मानेगा कोई. वो बहुत जनरली क्या होता है, लोग एक्सप्लेन करने लगते हैं, मैं पूछूंगा, बात करूंगा, ये तो कॉन्फिडेंस आई लाइक्ड. सिमिलरली एक बार एक बच्चे से बात हुई तो उसे मैंने बोला कि कोई आपको 100 मिलियन रुपए देगा तो आप क्या करोगे ना. सो ही वेरी नाइसली सेड कोई मुझे क्यों देगा. है ना, और मैं क्यों लूंगा. दैट्स अ गुड आंसर. जनरली लोग क्या करते हैं, जैसे ही उन्हें 100 मिलियन मिलते हैं उनके स्माइल आ जाती है चेहरे पे. वो 100 मिलियन को डीकोड करने लगते हैं. मैं इतना इन्वेस्ट करूंगा, इतना खरीदूंगा, इतना ये करूंगा, बह जाते हैं उस डायरेक्शन में. उस डायरेक्शन में बह जाते हैं. दैट पर्सन वाज सो ऑब्जेक्टिव कि मुझे कोई देगा क्यों, और अगर दे भी रहा है तो मैं क्यों लूंगा. दैट्स नॉट माय मनी. राइट. And I think it's a very nice answer considering जिस चीज के इंटरव्यू के लिए वो बैठा है. Yes. Right. Yes. It's so relevant and so objective. Right. I don't know. ऐसे बहुत सारे किस्से हैं. Great. एक चीज जो मुझे लगता है कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स की भी प्रॉब्लम होगी और नॉर्मली भी ये सवाल बहुत बार आता है, और क्योंकि जो तैयारी कर रहा है उसके लिए शायद ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट. आप क्या सजेस्ट करते हो कैसे टाइम मैनेज किया जाए, स्पेशली व्हेन अगर कोई तैयारी कर रहा है अपनी सिविल सर्विसेज के एग्जाम की. I usually prefer content management. कंटेंट मैनेज हो जाता है तो टाइम अपने आप मैनेज हो जाता है. तो दिस इज द फर्स्ट थिंग, लाइक मुझे काम क्या करना है. कंटेंट मैनेजमेंट से आपका मतलब है सब्जेक्ट्स क्या रहेंगे, आज पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है ना, आज पढ़ना क्या है. जैसे कि आज मुझे ये करना है तो उसके बाद ही तो मैं टाइम डिसाइड कर पाऊंगी कि उसके में 5 घंटे लग रहे हैं, 6 घंटे लग रहे हैं, 10 घंटे लग रहे हैं. इफ़ आई ऑलरेडी से कि काम मेरा 2 घंटे का था और मैं बोलूँ 10 घंटे लग रहे हैं, तो दैट्स नॉट मैनेजमेंट. तो पहले काम क्या है, तो काम पहले डिसाइड हो जाए, फिर उसे हम टाइम ब्लॉक्स में डिवाइड कर दें और उसे कर दें. वेरी सिंपल. आई थिंक द सिंपलेस्ट वे इज़ पहले काम देख लो, उस काम को डिवाइड कर लो, टाइम ब्लॉक्स बना लो, पढ़ने बैठ जाओ. ज़्यादा शेड्यूलिंग के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि द मोर शेड्यूल्स पीपल मेक, मोर दे डोंट फॉलो देम, एंड द टाइम वेस्टेड इन मेकिंग शेड्यूल could have been better utilized. एक प्रैक्टिकल सी चीज होती है जो डिसाइड कर लिया कि इतने से इतने टाइम ब्लॉक कर लिया कि 2 से 4 ये करना है, पढ़ने बैठे, फोन भी नहीं है पास में, राइट, डिफाइंड भी है, हर चीज है, लेकिन एक चीज है जहन, दिमाग, ओवर थिंकिंग जो टाइम ले जाती है. ये भी प्रॉब्लम आती होगी स्टूडेंट्स की. ये भी बहुत प्रॉब्लम कैसे ओवर थिंकिंग को डील करें, कैसे ठीक करें. ओवर थिंकिंग को डील करना सबसे मुश्किल काम है, बट देर आर फ्यू वेज विच स्टूडेंट्स कैन ट्राई. देर आर मेनी वेज. आई कैन टेल वन वे हियर. सो फर्स्ट वे इज लाइक आपके दिमाग में जो आ रहा है, you write it down. So before you sit to study, before you sit to do work that you intend to do, है ना, take a sheet of paper, start writing whatever is coming to your mind. है ना, this is known as purging. You purge out the thoughts, because there are a lot of subconscious, unconscious and conscious thoughts which are plugged in us. वो अटके हुए हैं,
है ना। जैसे एक एक छोटा सा वो हो सकता है यार, पता नहीं उसने मुझे ऐसा कह दिया, है ना, उसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे कह दिया मेरा होगा या नहीं होगा, मम्मी का फ़ोन आया था, पापा कितनी मुश्किल से मुझे पढ़ा रहे हैं, घर में ये हालात है, एन नंबर ऑफ थिंग्स, ताई जी ने ये बोल दिया था, पड़ोसी ने मेरी ऐसे इंसल्ट कर दी थी, है ना, जब मैं ऑफिसर बन जाऊंगा तब बताऊंगा, एन नंबर ऑफ Right. things that go on in our mind. So whatever it is, write, and after you have written everything, then keep it aside, है ना, then you go and sit study, then go, आराम से बैठो पढ़ो। बीच में ख्याल आ गया कि अरे यार, है ना, मौसी के बारे में तो लिखा ही नहीं, है ना, या रूममेट के बारे में नहीं लिखा, या इसके बारे में नहीं लिखा, नो प्रॉब्लम, स्टॉप योर टाइमर, गो बैक, राइट इट अगेन, whatever is left, purge it, keep it aside, come back, open your timer. सो जो चीज़ दिमाग में घूमते जा रही है आपने उसको एक तरह का निकाल दिया, वो ट्रैफिक को समझ नहीं आ रहा किधर जाना है, आपने ट्रैफिक को डायरेक्ट करके पेपर पे डाल दिया, एंड ब्रेन फील्स रिलीव्ड, राइट। हाँ, then your brain has got an outlet, उसको पता है कि ये सब लिख गया है ना, मतलब अब उसे उस पे लूप में डालने की ज़रूरत नहीं है। You know why our brain creates these loops of overthinking? It's related to the neuroscience. Our brain, there are various lobes. चलो lobes तो इसको अगर बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझना चाहें, anything which our brain finds important, and it will try to remember it. जैसे कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी ना, आपको याद रहेगी। कोई भी इन्फॉर्मेशन जो इमोशंस के साथ जुड़ी होगी, आपको याद रहेगी, है ना। जैसे you would remember anything and everything, any emotional moment in your life, you will remember all the details, your emotional goals, everything you will remember. आपको ये भी याद होगा कि उसने क्या पहना था, कैसे चला था, कहाँ थे आप, सारी बातें याद रहेंगी, है ना। उसी तरीके से our brain also works where it feels like it will forget. जहाँ दिमाग को लगता है ना कि वो भूल जाएगा, तो वो क्या करता है ना, it keeps on repeating those things so that it doesn't forget. And this creates a loop in our this electrical signals. तो वहाँ पे अब दिमाग को लग रहा है कि यार ये बात मैं भूल ना जाऊँ कि मुझे उससे कहना था. So it will keep repeating, and it is taking up the RAM. It is taking up the space. Right. So the best part is you tell your brain that you don't need to worry. I have written it down. So the moment you start doing it, your brain will start understanding that yes, things have been written, so I don't need to work to keep it into itself. So I can be relieved and I can focus on something else. आई थिंक एक चुल शीट बना लेनी चाहिए कि कोई भी चुल मच रही है उस शीट पे लिख दो. Yes. ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली कि इस तरह की फॉर एग्जांपल ओवर थिंकिंग में गए या टाइम मैनेज नहीं कर, कंटेंट मैनेजमेंट या शीट वाली जो बात है, शुरू करने से पहले मान लो आज कोई देख रहा है और उसको तैयारी शुरू करनी है या कर रहे हैं, एक मेंटल फ्रेम वर्क अगर हम उनके लिए कुछ बिल्ड कि ये कुछ चीज़ों के लिए तुम प्रिपेयर्ड रहो, ये कुछ चीज़ें तुम्हारी लाइफ में रहेंगी, पार्ट ऑफ लाइफ रहेंगी, टू हैव दैट मेंटल स्टेट कि भाई अगर तुम्हें इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, अगर इसको क्रैक करने का तुमने अटेम्प्ट करना है, क्रैक करना है फॉर दैट मैटर, तो दीज आर फ्यू थिंग्स जो तुम्हारे फंडामेंटल होने चाहिए टू हैव दैट मेंटल स्टेट रेडी, क्योंकि वो नहीं होगी तो शायद कुछ भी नहीं होगा. Yes. So it boils down to the basics again, that first you should be very clear that you want to become an officer. ये बात आपको clear होनी चाहिए ना. If you are doing it to satisfy your parents, if you are doing it just for the sake of that your friends started preparing, so you started preparing, though people clear with that kind of motivation also. I'm not saying they will not be able to clear, but it's better if you first clarify, you want to give this exam, and the moment you decide that I want to give this exam, start preparing. I have seen that lot of people prepare mentally. दिमाग में वो प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की, लेकिन किताब पढ़नी शुरू नहीं करी है. Because somehow it has become very fashionable, or rather it has started gaining a respect when you say you are preparing for UPSC.
तो अचानक से बच्चा इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल लगने लगता है, जैसे ही वो कह देता है कि वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है ना। तो अब बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, पढ़ी किताब नहीं है एक भी. डोंट डू दैट. आई ऑलवेज से डोंट मेंटली prepare actually. So if you have said that I will be preparing for UPSC, from that day itself, be serious, sincere about it. Start reading. Don't just take the respect and gratification out of that tag. Then third, once you start, then you should be very clear of the path. जो रास्ता है उसको एक को चूज करो, and then you move with faith, with complete certainty on that path. सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज के बच्चे की है, क्योंकि कंटेंट ओवरलोड है, ऑप्शंस ओवरलोड है ना. और गांव में कहावत होती है कि जो काम सब कर रहे होते हैं वो कोई नहीं कर रहा होता है ना. उसको अगर हम आज में समझें तो जो बच्चा सब कर रहा है तो अगर हम उसे आज में समझें तो जो बच्चा सब कर रहा है ना वो कुछ नहीं कर रहा. तो बॉयल डाउन टू दैट पाथ, उस पर चलना चालू कर दो. तो उसके बाद तो फिर जर्नी अपने आप हो जाती है. जैसे पीपल स्टार्ट, लेक्चर देखोगे, टेस्ट दोगे, पढ़ाई करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आगे की जर्नी मुश्किल नहीं होती. दिस इज द मेन क्रक्स. पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव से मैं सोच रहा था उनका कैसा रोल होना चाहिए. अगर पेरेंट्स चिल पेरेंट्स बनते हैं कि कोई नहीं जो मन करे, तो देयर कैन बी अ लेथार्जी जो बच्चों के अंदर आ सकती है. अगर पेरेंट्स स्ट्रिक्ट पेरेंट बनते हैं कि तुझे करना ही होगा, सवाल हमारी इज्जत का है, परिवार का है, व्हाटएवर, तो वो टॉक्सिक पेरेंटिंग बन जाती है. तो पेरेंट्स का क्या रोल रहना चाहिए जब अगर उनका बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, या क्या एक्सपेक्टेशंस हमें रखनी चाहिए? I think they should be more a facilitator and a motivator. They should only facilitate the child. जैसे it should be the choice of the student or the child whether they want to prepare or not. A little bit motivation is okay because kid is also still trying to decode what is happening, how the world works. तो वो तो खुद अभी समझ रहा है. तो अगर आप उसको कुछ गाइड कर रहे हो एज अ पेरेंट, दैट्स नॉट रॉन्ग, बट इम्पोजिशन नहीं होनी चाहिए, है ना. उसको ये बात हमेशा बता देनी चाहिए कि हमारी नज़र से ये ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये सही ही है ना. ये तुम्हें अपनी नज़र से भी एक बार जांच लेना चाहिए, देख लेना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ आवर लाइफ, दैट्स योर लाइफ. मुझे वनीला पसंद है, हो सकता है तुम्हें चॉकलेट पसंद हो, पर मुझे वनीला पसंद है. वनीला के अंदर ये टाइप्स की आइसक्रीम आती है, मुझे अच्छी लगती है. ये टाइप के करियर्स हैं जो मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए ठीक है, बट यू ऑल्सो मेक योर चॉइस एंड रिसर्च. तो फर्स्ट इज द काइंड ऑफ इंस्पिरेशन दैट यू कैन प्रोवाइड. सेकेंड, द फैसिलिटेटर. Whatever your child wants to do, if they want to prepare for civil services, then support them. मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं कि मैम ये करना चाहता है तैयारी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कर पाएगा. 60% आए थे इसके तो ये स्कूल में. इट डजंट मीन कि अगर किसी बच्चे के 90 आ रहे हैं तो वो यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाएगा, किसी के 60 आ रहे हैं तो वो नहीं होगा. क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि बच्चे के 50-60% आए हैं और उसने यूपीएससी बड़े आराम से क्लियर कर लिया. ऐसे ऐसे टॉपर्स हुए हैं जिन्होंने नहीं क्लियर किया. यस, दैट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम. वो एक ग्रेजुएशन का एग्जाम या स्कूल का एग्जाम है जहाँ पे जिसने जितना याद किया उतना लिखा, उसका एग्जाम है. ये एग्जाम ही दूसरा है. और हमें नहीं पता ना बच्चे में कब ट्रांसफॉर्मेशन आएगी. हो सकता है कि वो स्कूल में इतना अच्छा नहीं हो लेकिन सिविल सर्विसेज में वो अच्छा हो. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, है ना, जिनके ऑफिसर्स हैं, इनके आप यूट्यूब पर भी जाके देखोगे तो इंटरव्यूज़ भी पढ़े हुए हैं, वहीं पे से उन्होंने क्लियर किया है. तो पेरेंट को ब्रांडिंग नहीं करनी चाहिए, मुझे लगता है कि ये मेरा बच्चा स्कूल में बहुत अच्छा था, ये सक्सेसफुल हो जाएगा, ये नहीं होगा. डोंट ब्रांड, यू डोंट नो खोटा सिक्का कब काम आ जाएगा. हाँ, तो उसको ड्यू रिस्पेक्ट देनी चाहिए. अगर वो करना चाहता है, एनकरेज देम. उसके बाद ऑफ कोर्स बैंक्स तो होते ही हैं पेरेंट्स बच्चों के. तो दे हैव टू
support them. But just supporting them is not enough. You have to be a support for their mental stability also. Right. उस पे प्रेशर नहीं बनाना चाहिए. एक अलग टाइप का प्रेशर बन जाता है बच्चे पे, है ना. जैसे कि बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन अगर मदर फ़ोन करके एक बार ये बोल दे कि बेटा कितनी मुश्किलों से हम तेरे को पढ़ा रहे हैं, है ना, अच्छे से पढ़ियो. बच्चा पढ़ ही रहा था, लेकिन आप बताओ क्या होगा उसकी मेंटालिटी जैसे ही ऐसा फ़ोन आएगा. प्रेशर, वो प्रेशर में आ जाएगा, है ना. अब वो नहीं सोच रहा कि यार मुझे पढ़ना है. अब वो सोच रहा है यार सच में मम्मी पापा ने कितनी मुश्किल से किया, ऐसा किया वैसा किया. अब उसके दिमाग में दूसरा लूप क्रिएट हो गया. जो पढ़ाई जानी थी वो हो गई. तो प्रेशर नहीं बनाना. मोस्ट बच्चे समझते हैं बातों को, है ना, और थोड़ी जिम्मेदारी उन्हें देनी भी चाहिए. उनके रिजल्ट्स के लिए उन्हें रिस्पॉन्सिबल बनाना भी चाहिए कि भाई तुमने ये एक्शन किया है, दिस इज व्हाट यू गेट. तो वो उनको रहने देना चाहिए. एंड लास्टली दे शुड गिव दैट द कॉन्फिडेंस दैट इवन इफ यू फेल यू कैन डू समथिंग बेटर एंड वी आर हियर फॉर यू. वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक दैट्स द रोल द पेरेंट्स शुड हैव. बट बहुत मेजर रोल है ये, बहुत मेजर रोल है. मतलब एक अगर घर में कोई कह देगा बार बार कि तेरे तो 60% आए, तू कहाँ कर पाएगा, तो वो क्लोजेस्ट पर्सन ही आपको ये फीड दे रहा है, तो चाहते ना चाहते वो आपको अफेक्ट करेगी, राइट. या फिर आप पे फोर्स कर रहा है कि तुझे तो ये करना ही करना चाहिए, और आप करना नहीं चाहते, बट आप कहीं ना कहीं उस इन्फ्लुएंस में आओगे और बाद में रिग्रेट करोगे. और जो लास्ट चीज़ आपने कही है ना, आई थिंक दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर, के जब हम कोई सुसाइड, स्पेशली कोटा सुसाइड्स की अगर मैं बात करूँ, वेरी अनफॉर्चुनेट, बट अगर एक बच्चे के पास ये कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं अपने बाप को या माँ को फ़ोन करके कह दूँ कि मुझसे नहीं हो रहा, मेरे लिए बहुत प्रेशर है. अगर उसको दोस्त ही नहीं नज़र आ रहे अपने पेरेंट्स में, अगर वो नज़र आते होते तो वो शेयर करेगा, एक्सप्रेस करेगा, उसको वो कॉन्फिडेंस होगा कि कोई बात नहीं, क्या ही हो गया. बट उसको सुसाइड ऑप्शन, जो कि आसान ऑप्शन नहीं है, बट उसको वो ऑप्शन चूज कर ईजियर लग रहा है. ईजियर लग रहा है, राइट. सो दिस इज व्हाट you know, we have to give our kids to the freedom to fail, राइट. because all achievements somewhere or the other are you know laden by the path of failures. जो बच्चा फेल ही कभी नहीं होगा वो कभी बहुत अचीव नहीं कर पाएगा. लेकिन हमारे सोसाइटी में ऐसा हो गया है कि फेलियर को ऐसा बना दिया कि फेल नहीं हो सकता बच्चा, अचीवमेंट सारी चाहिए, है ना, आप उसे टॉप मोस्ट बना दो, लेकिन फेल नहीं होगा, है ना. हम लोग स्टोरी पढ़ लेते हैं कि वो यूपीएससी टॉपर था, उसका 5th अटेम्प्ट में हुआ, 6th अटेम्प्ट में हुआ, पहले 2 बार उसका प्रीलिम्स नहीं निकला, 3 बार नहीं निकला. या हम कहानियाँ पढ़ते हैं ना, या हम पढ़ते हैं एंटरप्रेन्योर्स की कहानी, उसने ये चलाया वो चलाया, इतनी बार फेल हुआ, लेकिन आज वो इतने करोड़ का उन्होंने बिजनेस बना लिया. उसी तरह हम लोगों की इतनी कहानियाँ सुनते हैं, ठीक. लेकिन द मोमेंट द चाइल्ड फेल्स वी फॉरगेट द स्टोरीज कि यार उस व्यक्ति को भी तो कभी वैसा फील हुआ होगा ना. अगर वो फेल नहीं होता तो वो यहाँ नहीं पहुँचता. लेकिन फेलियर को ऐसा बना दिया कि प्रेस्टीज इशू, ईगो इशू. फिलॉसफी. तो ये वर्ड सुना तो सबने होता है, राइट. बट एक लेमैन के लिए जिसको फिलॉसफी वर्ड के आगे कुछ नहीं पता, फिलॉसफी क्या होती है, फिलॉसफी का मतलब क्या होता है? Literally it means love of knowledge, but practically it means just a curious mind. Curious mind. So if you have a curious mind, you are a philosopher. अगर आपको जानने की इच्छा करती है कि यार ये क्यों होता है, कैसे होता है, और एविडेंस क्या है, किस तरीके से चीज़ें डेवलप होगी, यू आर अ फिलोसोफर. क्योंकि फिलोसफी इज़ ऑल अबाउट क्यूरियोसिटी, कि कोई चीज़ ऐसी क्यों है. मुझे ये टेबल ब्राउन क्यों दिख रही है, ये इसलिए ब्राउन दिख रही है क्योंकि ये टेबल असलियत में ब्राउन है, या ये मेरी आँखों के अंदर कुछ ऐसे सेल्स हैं जिसके कारण मुझे ये ब्राउन दिख रही है, या मेरे दिमाग में कुछ ऐसा है जिसके कारण ये मुझे ब्राउन दिख रही है, और अगर है तो इसका असली कलर क्या है, इसमें कोई कलर है भी या नहीं. So these fundamental questions, the curiosity about it is philosophy. एक चीज को क्यूरियोसिटी के साथ अलग अलग डायमेंशन से
देखना, सवाल करना। हाँ, कि इफ़ यू आर एग्जिस्टिंग, है ना, सो व्हाई आर यू एग्जिस्टिंग? आर यू जस्ट द प्रोडक्ट ऑफ एन एवोल्यूशन? कि एक रैंडम बिग बैंग हुआ था, फिर वो बहुत सारे प्लैनेट्स बने, एक हॉट बॉल बना, वो कूल डाउन हो गया, उसमें से एक मॉलिक्यूल हिलने लग गया तो वो अमीबा बन गया, एंड दैट वी हैव इवॉल्व्ड. सो डू यू बिलीव दिस इज हाउ यू एग्जिस्टेड, और गॉड हैज़ क्रिएटेड यू, or there is some other power or a system which has created you? What do you believe and why? आपको क्योंकि आप फिलॉसफी पढ़ते आए हो, तो आपको पर्सनली अपनी लाइफ में क्या डिफरेंस फील हुआ, या क्या चीज़ें आपको लगता है बिकॉज ऑफ फिलॉसफी मेरे अंदर ये डेवलप हुआ? I think philosophy has helped me immensely. Immensely. I have become more clearer in my thoughts, uh, maybe more patient. And I think I have gained the courage to see truth. And I think it has helped me become a happier and more peaceful person. आपने कनेक्ट बताया था, सो सेल्फ हेल्प फिलॉसफी से अलग कैसे? तो जितना भी सेल्फ हेल्प, मोटिवेशन और जितनी भी किताबें हम लोग पढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं उनका रूट आपको फिलॉसफी के अंदर मिल जाएगा, है ना. बिकॉज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मैटर इज एनर्जी, इट इज पार्ट ऑफ फिलॉसफी, है ना. वी आर टॉकिंग अबाउट दैट दुख को हमें इल्यूजन की तरह मानना चाहिए. इट्स नॉट परमानेंट, इट्स टेम्पररी. कि दुख जो है वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्पररी है. दिस इज समवेयर पार्ट ऑफ फिलॉसफी, है ना. वो आपको शंकराचार्य की फिलॉसफी में मिल जाएगा. अगर आप कह रहे हो कि हमें एक न्यूट्रल स्टैंड रखना चाहिए क्योंकि चीज़ें अपने हिसाब से होती हैं, है ना. जैसे एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आता है कि एक जगह म्यूज़िक बज रहा था, पता, बहुत अच्छा सेलिब्रेटरी म्यूज़िक बज रहा था. तो वहीं पर एक घर में नई नई शादी होती है, तो मेहमानों को कैसा लगता है वो सेलिब्रेटरी म्यूज़िक? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है. दे आर हैप्पी अबाउट इट. उसी के पास के घर में कहीं पे किसी की डेथ हुई है, उन्हें कैसा लग रहा है सेलिब्रेटरी म्यूज़िक? चुभ रहा है, इरिटेट कर रहा है, अनप्लेजेंट, वेरी उनको अनप्लेजेंट. अनप्लेजेंट लग रहा है. उनको लग रहा है कि यार ये बंद क्यों नहीं कर रहे, मतलब हमारे यहाँ इतना बड़ा अनहोनी हो गई और ये लोग गाना बजा रहे हैं, है ना. अब वो जो आदमी मरा है, उसको कैसा लग रहा है म्यूज़िक? इरेलेवेंट. उसके लिए इररेलेवेंट है. तो अब बताओ म्यूज़िक अच्छा है बुरा है? वेरी नाइस. है ना. सो द मोमेंट यू टॉक अबाउट दीज थिंग्स, स्पाइनोजा, स्पिनोजा के आप फिलोसफी के अंदर यू विल फाइंड इट. देन यू फाइंड के देर आर पीपल, वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर इमेजेस एंड ओपिनियंस आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द थिंग्स दैट दे रियली आर. हम सुनते हैं ना, ये कितनी प्यारी लाइन लग रही है ना, इमेजेस ओपिनियंस आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द थिंग्स रियली आर. प्लेटो की केव थ्योरी आप पढ़ो, केव एनालॉजी आप पढ़ो, you will realize what is happening in the today's world. क्या है केव एनालॉजी? Oh my God, that's very interesting, but that will take a lot of time. शॉर्ट में. So, Plato has created a cave analogy to explain various philosophical aspects of his theory. So he says, Plato ने बताया कि supposedly हम imagine करते हैं कि एक गुफा है ना, उस गुफा में कुछ prisoners हैं जो बचपन से लेके वहीं पर थे, जो वहीं पे पैदा हुए हैं और वहीं पर हैं. और वो इस तरीके से बैठे हुए हैं कि सामने उनके एक दीवार है, वो बैठे हुए हैं और उनकी गर्दन और हाथ पैर बंधे हुए हैं. यानी कि वो पीछे मुड़ के नहीं देख सकते, इधर उधर नहीं जा सकते, बस वो सामने देख सकते हैं, दीवार देख सकते हैं और सुन सकते हैं. ठीक है. और उनके पीछे एक पाथ है और उस वहाँ पे एक आग जल रही है, तो जो भी उस पाथ से गुजरता है उसकी परछाई दीवार पे पड़ती है ना. तो वहाँ से ऊँट गुजरा तो उसकी परछाई दीवार पे पड़ रही है, घोड़ा गुजरा तो उसकी परछाई दीवार पे पड़ रही है ना. अब इन लोगों ने तो बचपन से सिर्फ परछाई देखी है. इनके हिसाब से ऊँट क्या है? काली सी ये आकृति. घोड़ा क्या? काली सी एक आकृति. उन्होंने कभी असली तो देखा ही नहीं.
है ना। जो लोग उस पाथ से गुजरते हैं, उस ब्रिज से गुजरते हैं, वो सिर्फ उनकी आवाज़ें सुनते हैं, है ना। और क्योंकि गुफा है तो बड़ी मफल्ड आवाज़ें आती हैं, है ना, तो वो उन्हीं को असली आवाज़ समझते हैं, असली बात समझते हैं, उसी से डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि क्या बोला जा रहा है ना। अब जो ये इमेजेस हैं ये जा रही हैं, उसी में से एक व्यक्ति किसी तरीके से अपने ये जो बॉन्डेजेस हैं उसे छुड़ा लेता है ना, और किसी तरीके से वो जाता है और गुफा के बाहर निकल जाता है। अब गुफा के बाहर निकलता है तो उसे एक दूसरी दुनिया नज़र आती है। उसे लगता है कि अरे, रोशनी तो हमने जो देखी थी वो तो बस जो थोड़ी सी जो आग से रोशनी होती है वैसी थी, लेकिन अब वो सूरज को देखता है पहली बार तो उसे लगता है अरे सूरज इतना बड़ा है, इतनी रोशनी। फिर वो पत्तों को देखता है, वो कहता है अरे इनका रंग हरा होता है। फिर वो ऊँट को देखता है, फिर वो कहता है अरे असली ऊँट ऐसा दिखता है ना। तो अब वो जब असली चीज़ें देखता है तो उसको रियलाइज़ होता है कि अरे हम तो सिर्फ परछाई देख रहे थे और उसी से डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या चल रहा है ना। तो वो आदमी वापस आता है अपने दोस्तों के पास, लोगों के पास, सोसाइटी के पास, आके उन्हें कहता है कि अरे ये दीवार पे जो चल रहा है ना ये सिर्फ शैडो है, ये असली नहीं है, असली तो गुफा के बाहर है। तो वो कहते हैं कि कौन पागल आ गया, इसका दिमाग ख़राब हो गया, है ना। क्यों दिमाग ख़राब हो गया? उसने कहा कि अरे यार यही तो असली है, बचपन से देख रहे हैं हम, यही है और कुछ है ही नहीं। हाँ, अब वो उसको समझाने की वो कोशिश करते हैं, वो उसे पागल डिक्लेयर कर देते हैं और वो अपनी दुनिया में खुश है ना। और अल्टीमेटली वो उसे मार देते हैं, उसकी बात को समझ नहीं पाते हैं। सो दिस इज with this philosophy, with this theory, the Plato is trying to explain कि बहुत सारी चीज़ें जिन पे हम अभी विश्वास करते हैं, जिन्हें हम अभी मानते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो कंप्लीट है या कंप्लीट ट्रुथ है ना। देयर कैन बी ट्रुथ समथिंग एल्स ऑल्सो। नाउ अब वहाँ पे लोग अगर इस बात पे लड़ रहे हैं कि यार ये शैडो ना दिख रही है ऐसी, और आपस में लड़े जा रहे हैं, इस बात का कोई मतलब है? कि मुझे ये शैडो पसंद है, तुझे वो शैडो पसंद है, इस बात का कोई मतलब है? नहीं है। बट लेकिन उनको वही पता है तो वो आपस में लड़ रहे हैं। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन और इसी को आप अगर कंटेम्प्रेरी टाइम्स में देखो, द रियल एंड द रील, तो वो जो दो दुनिया है हमारी, एक सच की दुनिया और एक ये जो हमारी ओपिनियंस की दुनिया है। ओपिनियन सही गलत कुछ भी हो सकता है, सच एक ही होता है। राइट। तो दैट इज़ द हिज होल फिलॉसफी। तो आप जब भी ऐसी बातें देखोगे, आपको जब कहे तो मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, इसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हैं। जैसे कि वो बॉन्डेजेस क्या हैं, वो हमारी सेंसेस हैं, है ना। हम एक लिमिटेड व्यू में ही देख सकते हैं। जैसे हमारा विजुअल परसेप्शन जो है वो 400 to 700 नैनोमीटर की फ्रीक्वेंसी में ही है ना। तो नाउ दिस इज़ वेरी लिमिटेड, लेकिन डॉग्स हमसे ज़्यादा देख सकते हैं, है ना। देयर आर लॉट ऑफ एनिमल्स जो हमसे ज़्यादा स्पेक्ट्रम देख सकते हैं। यानी कि करंटली इस रूम में भी हमें जो दिखाई दे रहा है उससे ज़्यादा कुछ हो सकता है जो हमें नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? क्योंकि हमारा परसेप्शन उससे ज़्यादा नहीं है ना। माइक्रोवेव चलाते हैं तो माइक्रोवेव की रेज निकलती है, लेकिन हमें नहीं दिखती क्योंकि वो हमारे उसमें नहीं है। हम बंधे हैं अपनी 5 सेंसेस में। इन 5 सेंसेस के अलावा आगे की चीज़ हम अभी नहीं देख सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं। This is the kind of a mind opening thing that Plato gives. Very deep, very nice. And मतलब एक इस तरह की एक एनोलॉजी ही बंदे को जजमेंट्स से फ्री कर देती है, दूसरों को जज करना बंद कर सकता है, अपने बिलीफ पैटर्न स्टडी कर सकता है कि बचपन से जो मेरे को दिया गया, मेरी वो सोच है, वो सच नहीं है। सोच है ना, सच नहीं है। कि अगर मेरे को एक जिस घर में मैं पैदा हुआ वहाँ पे जो सही था वो सही बन गया, जो गलत था गलत था। सो हम धर्मों में भी ऐसे ही कर रहे हैं। हम अपने ओपिनियंस को लेके लड़े तो जा रहे हैं एक दूसरे से, बट मे बी फ्यू ईयर्स डाउन वी रियलाइज कि कर क्या रहे थे हम। नाइस, इंटरेस्टिंग। क्यों किसी को फिलॉसफी पढ़नी चाहिए? I think philosophy is a very fundamental subject.
You know, we all ask questions, but somehow we miss the most fundamental questions. जो हमारे सबसे fundamental questions हैं, हम वो miss कर जाते हैं अपनी life से. जैसे, what is the purpose of life? What makes me happy? ये जो basic questions हैं कि is there God? Am I a body or a soul? If I'm just a body, then this means that इस जीवन के बाद तो आगे का कोई जीवन है ही नहीं. तो एटीट्यूड एकदम अलग हो जाएगा. और अगर कोई रीबर्थ, रीइंकारनेशन इन सब में बिलीव कर रहा है तो एटीट्यूड एकदम अलग हो जाएगा, है ना. इफ यू आर सोल देन यू लिव डिफरेंटली. इफ यू आर जस्ट अ बॉडी देन यू लिव डिफरेंटली. तो वो जो फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, जो आगे की हमारी साइकोलॉजी, बायोलॉजी, सारी चीज़ों को इम्पैक्ट करते हैं, वो फंडामेंटल क्वेश्चंस नहीं पूछते हम अक्सर, क्योंकि दे आर डिफिकल्ट क्वेश्चंस, है ना. दे आर क्वेश्चंस विच विल चैलेंज लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड. तो वो फंडामेंटल क्वेश्चंस, लेकिन वहीं से सारी रूट कॉजेज प्रॉब्लम्स चालू होती हैं हमारी साइकोलॉजिकल मटेरियल. तो वो सॉल्व हो जाती हैं तो आगे की लाइफ ईजी हो जाती है.